हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, प्रस्तुत है आज की ब्रेकिंग न्यूज। यूपी सरकार की पहली कैबिनेट बैठक आज सुबह। सीएम योगी इन प्रस्तावों पर लगा सकते हैं मुहर। वित्त विधेयक 2022 को लोकसभा में मंजूरी। 7,000 की नौकरी, बैंक खातों में 7.80 करोड़ का लेन देन। संविदा व आउटसोर्स कर्मियों को मिलेगा पीएफ का लाभ। फर्जी तरीके से नौकरी हथियाने वाले 5 शिक्षक बर्खास्त। सीएम योगी आदित्यनाथ ने लगाई मंत्रियों की पाठशाला। मंत्रियों के कामकाज में न रहे परिवार का हस्तक्षेप। लापरवाही के चलते किसी भी कक्षा में नहीं ली गई मौखिक परीक्षा। डीआईओएस कार्यालय पर मृतक शिक्षक की पत्नी का हंगामा। आइए देखते हैं दोस्तों खबरें विस्तार से। जी हाँ दोस्तों, आप देख पा रहे हैं खबरें विस्तार से किंग्समैन यह यूट्यूब चैनल पर। नई दिल्ली, अगले सप्ताह से शुरू हो रहे वित्त वर्ष 2022-23 से जुड़े वित्त विधेयक 2022 को लोकसभा ने पारित कर दिया। नए वित्त वर्ष से सभी प्रकार के वर्चुअल डिजिटल असेट्स वीडीए से होने वाली कमाई पर 30% टैक्स को मंजूरी मिल गई है। क्रिप्टो करेंसी को भी वीडीए माना जाएगा। ऐसे किसी भी कोड, नंबर या टोकन को वीडीए माना जाएगा जिसे ट्रांसफ़र, स्टोर या इलेक्ट्रॉनिक रूप में कारोबार किया जा सकता है। वीडीए के सभी लेन देन पर 1% टीडीएस भी देना होगा। वीडीए से होने वाले किसी नुकसान को टैक्स में समायोजित नहीं किया जा सकेगा। वित्त विधेयक में सेस व सरचार्ज भुगतान को अपनी आय में दिखाकर टैक्स बचाने वालों की पूर्व के समय से जांच की जा सकती है। इसे वर्ष 2005-06 मूल्यांकन वर्ष से लागू माना जाएगा। इस मद में जुर्माने का प्रावधान किया गया है। नए वित्त वर्ष से आईटीआर को भी अपडेट कर सकेंगे। वित्त विधेयक में 39 संशोधन प्रस्तावित थे। शुक्रवार को लोकसभा में वित्त विधेयक पर अपने जवाब में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि वर्चुअल डिजिटल असेट्स या क्रिप्टो को लेकर सरकार में कोई अस्पष्टता नहीं है। क्रिप्टो को प्रतिबंधित करना या नहीं है या इसे नियमन के दायरे में लाना है, इन सभी पहलुओं पर विमर्श जारी है। तब तक के लिए क्रिप्टो पर इसलिए टैक्स लगाया गया है क्योंकि भारी संख्या में क्रिप्टो का लेन देन हो रहा है और लोग इससे कमाई कर रहे हैं। कानपुर शेयर का काम करने वाली फर्म के चतुर्थ श्रेणी कर्मी संजय कुमार वर्मा को पदोन्नति का झांसा देकर उनके नाम 3 अलग अलग बैंकों में खाते खुलवाकर कंपनी के मालिक नंद किशोर ने 7.80 करोड़ का लेन देन कर डाला। आयकर विभाग ने जब नोटिस दी तो सच पता चला। 7,000 की नौकरी करने वाले पीड़ित ने ग्वालटोली पुलिस से शिकायत की, लेकिन सुनवाई नहीं हुई। इसके बाद न्यायालय में गुहार लगाई। पुलिस ने न्यायालय के आदेश पर रिपोर्ट दर्ज की है। कानपुर कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ अब संविदा व आउटसोर्स कर्मचारियों को भी भविष्य निधि पीएफ योजना का लाभ दिलाएगा। एकीकृत पोर्टल के अंतर्गत मुख्य नियोक्ता आउटसोर्स सेवा प्रदाता को नियंत्रण में लाने की तैयारी है। पीएफ योजना का कवरेज 1.5 गुना करने पर सहमति बनी है। इससे अब संविदा और आउटसोर्स कर्मी योजना से वंचित नहीं होंगे। प्रमुख सचिव श्रम सुरेश चंद्रा की अध्यक्षता में शुक्रवार को लखनऊ के बापू भवन में ईपीएफओ की क्षेत्रीय सलाहकार समिति की 112वीं बैठक में कहा गया कि कर्मियों को लाभ न देने वाले नियोक्ताओं पर कार्रवाई होगी। साथ ही कई अहम फैसले लिए गए। समिति के सदस्य पीएस वाजपेयी व सुखदेव प्रसाद मिश्र ने संविदा कर्मियों को लाभ न मिलने का मुद्दा उठाया तो अधिकारियों ने बताया कि योजना के अनुपालन पर नजर रखने के लिए ईपीएफओ की वेबसाइट के एकीकृत पोर्टल के नियोक्ता इंटरफेस की व्यवस्था की गई है। इससे उन्हें हक से वंचित नहीं किया जा सकेगा। समिति के अधिकारी ने कहा कि ई नॉमिनेशन शिविर लगाकर कर्मचारियों को पीएफ के दायरे में लाया जाएगा। बैठक में अपर केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त एसबी सिन्हा, क्षेत्रीय आयुक्त प्रथम गौतम कुमार आदि उपस्थित रहे। बैठक में जेके जूट मिल कर्मियों की भविष्य निधि कटौती के बाद भी विभाग में न जमा करने का मुद्दा भी उठा। इस पर प्रमुख सचिव श्रम ने मिल मालिकों पर कार्रवाई के आदेश दिए। ईपीएफओ की क्षेत्रीय सलाहकार समिति की समस्याओं पर मंथन। कर्मचारियों का हक मारने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई। अमेठी, दूसरे के शैक्षिक अभिलेख लगाकर जिले में सहायक अध्यापक की नौकरी हथियाने वाले 5 शिक्षकों को बीएसएन ने जांच के बाद बर्खास्त कर दिया है। दोषी शिक्षकों पर धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज कराने को संबंधित खंड शिक्षा अधिकारी को निर्देश दिया गया है। परिषदीय स्कूलों में रिक्त पड़े पदों के सृजन के लिए वर्ष 2016 में 16,648 सहायक अध्यापकों की नियुक्ति के लिए भर्ती निकाली गई थी। जिले में 508 सीट आवंटित हुई थी। शैक्षिक अभिलेखों की जांच में बाजार स्कूल के प्राथमिक विद्यालय पूरे बख्तावर में तैनात भारतेंदु सिंह, शेखपुर में तैनात अनुज कुमार सिंह, पूरे पाहा में तैनात कौशलेंद्र यादव, सिंहपुर के पिडरिया में तैनात श्याम राठौर व जामू के पूरे जीवनंदन तिवारी में तैनात अनुपम कुमार के शैक्षिक प्रमाण पत्र फिरोजाबाद में तैनात शिक्षकों के मिले। फिर फिरोजाबाद में नौकरी कर रहे लोग सही मिले। कूट रचित तरीके से नौकरी हथियाने वाले शिक्षकों को पक्ष रखने के लिए बीएसए ने नोटिस जारी किया। बावजूद पक्ष न रखने पर बीएसए ए के पाठक ने शुक्रवार को 5 शिक्षकों को बर्खास्त कर मुकदमा दर्ज कराने का निर्देश दिया है।
खंड शिक्षा अधिकारी इन शिक्षकों पर दर्ज कराएंगे धोखाधड़ी का मुकदमा। शैक्षिक अभिलेख संदिग्ध मिलने पर 23 जुलाई 2020 को अवरुद्ध किया गया था वेतन। सीएम योगी आदित्यनाथ ने लगाई मंत्रियों की पाठशाला, मंत्रियों के कामकाज में न रहे परिवार का हस्तक्षेप। विकास और सुशासन की शपथ लेने के साथ ही मंत्रिपरिषद की पहली बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंत्रियों को अपने तेवर और काम के तौर तरीकों से वाकिफ करा दिया। उन्होंने साफ कह दिया कि मंत्रियों के कामकाज में परिवार का कोई दखल न रहे। वहीं ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर भी आगाह कर दिया कि यह बिना भेदभाव के पूरी पारदर्शिता के साथ होना चाहिए। समझाया कि हर काम परफॉर्मेंस आधारित होना चाहिए, इसलिए अकारण कोई फाइल भी लंबित नहीं रहे। शपथ ग्रहण समारोह के बाद लोक भवन में योगी आदित्यनाथ ने नए मंत्रिमंडल के साथ पहली परिचयात्मक बैठक की। परिचय के बाद इस बैठक ने नए मंत्रियों के लिए पाठशाला का रूप ले लिया। राष्ट्रवाद, सुरक्षा, सुशासन और विकास पर विश्वास जताने के लिए प्रदेश की जनता के प्रति आभार व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री ने राज्य की प्रगति और समृद्धि में योगदान करने के लिए पिछली सरकार के मंत्रियों के प्रति भी आभार जताया। उन्होंने कहा कि जनसेवा से बढ़कर कोई और पुण्य काम नहीं है। दायित्वों का प्रतिबद्धता और निष्ठा के साथ निर्वहन करने से आत्मिक संतुष्टि मिलती है। मंत्रियों को जनता और प्रदेश की सेवा करने का एक पुनीत अवसर मिला है। इस अवसर को उपलब्धि में बदलते हुए प्रदेश के विकास और जनता की खुशहाली के लिए हम सभी को निरंतर प्रयासरत रहना चाहिए। सीएम योगी ने कहा कि सार्वजनिक जीवन में पारदर्शिता और ईमानदारी बेहद महत्वपूर्ण होती है। कार्यों को नीति नियमों के तहत किए जाने पर बल देते हुए कहा कि फाइलों का निस्तारण समयबद्धता के साथ होना चाहिए। किसी भी स्थिति में पत्रावलियां लंबित नहीं रहें। समय से अपने कार्यालय में उपस्थित रहकर काम करें और परफॉर्मेंस आधारित काम पर फोकस करें। यूपी सरकार की पहली बैठक कैबिनेट बैठक आज सुबह सीएम योगी इन प्रस्तावों पर लगा सकते हैं मुहर। योगी आदित्यनाथ 2.0 सरकार की पहली बैठक शनिवार सुबह 10 बजे होगी। वहीं 11 बजे मुख्यमंत्री योगी राजभवन में प्रोटेम स्पीकर के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। इसके बाद 11:30 पर सीएम योगी आदित्यनाथ सचिव स्तर के ऊपर के सभी आला अधिकारियों को संबोधित करेंगे। दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद योगी आदित्यनाथ ने 24 घंटे के भीतर ही कैबिनेट की बैठक बुला ली है। कैबिनेट की बैठक शनिवार सुबह 10 बजे लोक भवन में होगी। माना जा रहा है कि विधानसभा चुनाव के दौरान जारी किए गए भाजपा के संकल्प पत्र में किए गए वादों को पूरा करने की दिशा में योगी सरकार पहली कैबिनेट बैठक के जरिए कोई पहल कर सकती है। निराश्रित पशुओं के लिए आश्रय स्थल व किसानों को मुफ्त बिजली देने सहित कुछ प्रस्ताव कैबिनेट से पास कराए जा सकते हैं। 1 अप्रैल से प्रदेश में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीद शुरू होने वाली है। कैबिनेट बैठक में गेहूं खरीद नीति पर मुहर लग सकती है। दोबारा सत्ता में आई योगी सरकार से लोगों की उम्मीदें काफ़ी बढ़ गई हैं और उस पर खरा उतरने के लिए अब से कसरत शुरू कर दी गई है। इससे पहले शुक्रवार को योगी 2.0 की मंत्रिपरिषद की बैठक हुई। यह बैठक 1.5 घंटे तक चली। बैठक खत्म होने के बाद आज तक ने अलग अलग मंत्रियों से बात की, जिसमें उन्होंने सीएम योगी के साथ इसे एक परिचयात्मक बैठक बताया। बता दें कि योगी आदित्यनाथ ने भव्य शपथ ग्रहण समारोह में शुक्रवार को मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। उनके अलावा योगी कैबिनेट में 2 डिप्टी सीएम और 50 अन्य विधायकों ने मंत्री पद, राज्य स्वतंत्र प्रभार और राज्य मंत्री पद की शपथ ली। योगी कैबिनेट में योगी समेत कुल 53 मंत्री शामिल हैं। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर, अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किए गए भाजपा के वरिष्ठ नेता और गोंडा की मनकापुर सीट से निर्वाचित हुए रमापति शास्त्री को शनिवार सुबह 11 बजे राजभवन में शपथ दिलाएंगे। 18वीं विधानसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ ग्रहण कराने के लिए नामित किए गए सदन के 5 वरिष्ठ सदस्यों को भी इस मौके पर शपथ दिलाएंगे। इन 5 वरिष्ठ सदस्यों में भाजपा के सुरेश खन्ना, जय प्रताप सिंह, फतेह बहादुर सिंह व रामपाल वर्मा और सपा के माता प्रसाद पांडे शामिल हैं। नवनिर्वाचित विधायकों का शपथ ग्रहण 28 व 29 मार्च को होगा। बता दें कि नई विधानसभा जब तक अपने अध्यक्ष का निर्वाचन नहीं कर लेती है, तब तक विधानसभा अध्यक्ष के कर्तव्यों के निर्वहन के लिए राज्यपाल की ओर से प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति की जाती है। लापरवाही के चलते किसी भी कक्षा में नहीं ली गई मौखिक परीक्षा, शिक्षक कमरे में बैठे गुफ्तगू करते मिले। कौशाम्बी विकासखंड के प्राथमिक विद्यालय में कुल 120 बच्चे पंजीकृत हैं। इसके सापेक्ष यहाँ 89 छात्र छात्राएं ही आए थे। स्कूल में प्रधानाध्यापक समेत 3 शिक्षिका व शिक्षक मौजूद मिले, लेकिन किसी भी क्लास में मौखिक परीक्षा भी नहीं ली जा रही थी। अध्यापक एक कमरे में बैठे गुफ्तगू कर रहे थे और बच्चे खेलने में व्यस्त थे। प्राथमिक विद्यालय मुस्तफाबाद का भी यही हाल था। कहने को तो स्कूल का सारा स्टाफ था, लेकिन छात्र संख्या कम रही। यहाँ भी बच्चों की मौखिक परीक्षा नहीं ली गई। बच्चे स्कूल परिसर में खेलते नजर आए। वहीं प्राथमिक विद्यालय कोसम इनाम में 2 अध्यापक अनुपस्थित थे। बताया गया कि वह लोग अवकाश में हैं। बाकी का स्टाफ भी किसी क्लास के बच्चे की मौखिक परीक्षा कराता नहीं दिखा। प्रधानाध्यापक दीपक सिंह ने बताया कि बीआरसी से बताया गया है कि पेपर नहीं आया है, इसलिए आज सभी क्लास की सिर्फ मौखिक परीक्षा ली जाए। DIOS कार्यालय पर मृतक शिक्षक की पत्नी का हंगामा, अधिकारी से की अभद्रता, पढ़ी पूरी खबर। अधिकारी से की अभद्रता, पुलिस ने महिला को समझाकर घर भेजा। मैनपुरी मंगलवार को शहर के आवध नगर कॉलोनी की रहने वाली महिला ने DIOS कार्यालय पर जमकर हंगामा किया।
इस दौरान अधिकारी से अभद्रता की गई। सूचना मिलने के बाद पहुंची पुलिस ने महिला को समझाने बुझाने के बाद घर भेजा। घटना के संबंध में कोई तहरीर नहीं दी गई है। कोतवाली क्षेत्र के अवधनगर निवासी महिला के पति की मृत्यु करीब 4 वर्ष पूर्व हो चुकी है। एक इंटर कॉलेज में तैनात रहे पति पर गबन का आरोप लगा था, जिस वजह से उनकी ग्रेजुएटी विभाग में रुकी है। हालांकि मृतक आश्रित में पुत्री की नौकरी विभाग में लग चुकी है। मंगलवार को महिला ने डीआईओएस कार्यालय पहुंचकर ग्रेजुएटी के संबंध में डीआईओएस मनोज वर्मा से बात की। आरोप है कि इस दौरान अधिकारी से अभद्रता करते हुए वहां पर हंगामा किया। अधिकारी द्वारा पुलिस को सूचना दी गई तो मौके पर पहुंची पुलिस हंगामा कर रही महिला को कोतवाली ले गई। मामले को लेकर डीआईओएस का कहना है कि मृतक आश्रित में पुत्रों की नौकरी लग चुकी है का मामला शासन को संदर्भित किया गया है। वहां से अभी कोई दिशा निर्देश प्राप्त नहीं हुए हैं। डीआईओएस द्वारा पुलिस सुरक्षा की भी मांग की गई। वहीं समाचार लिखे जाने तक मामले में कोतवाली में कोई तहरीर नहीं दी गई थी। इंस्पेक्टर कोतवाल अनिल सिंह ने बताया कि सूचना पर पुलिस ने महिला को समझा बुझाकर घर भेज दिया। इस दौरान कार्यालय में काम बंद हो गया और कर्मचारी मौके पर मौजूद होकर तमाशा देखने लगे। आसपास के लोगों में भी मामला जानने की उत्सुकता रही। तो दोस्तों, ये रहा आज का ब्रेकिंग न्यूज़। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई जानकारी लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।